जी नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम चैनल में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सेट और महाराष्ट्र सेट और नेट। जी नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम चैनल में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपकी नेट और जो महाराष्ट्र सेट की एग्ज़ाम होती है, जो पेपर 2 है हिंदी लैंग्वेज का, उसकी यहाँ पर आपकी तैयारी करवा ली जाती है। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो इकाई 7th है, यूनिट 7th है, हिंदी कहानी। वो कहानी हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन सभी कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी का जो सिलेबस है वो भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखा है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, तो एक बार जाके पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। उसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने दिया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही स्वीट सिंपल सी स्टोरी, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक है माधवराव जी सप्रे। ठीक है, इस कहानी को सप्रे जी ने लिखा है 1901 में। ये भी आपको याद रखना है कि कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जो लेखक है हमारे माधवराव जी सप्रे, इनके जीवन के बारे में, उनके जीवन परिचय थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 1871 में उनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1926 में उनकी मृत्यु हुई थी। पंडित माधवराव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ये भी कुछ चीज़ें जैसे याद में रखने जैसी है। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रो से छत्तीसगढ़ मित्र नाम का एक मासिक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चला। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद किया। ये सबसे जो पॉपुलर ग्रंथ है, महाभारत जैसे हो गया, दासबोध हो गया, गीता रहस्य, उनका उन्होंने अनुवादन भी किया हुआ है। उनकी रचनाएं स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार, माधवराव सप्रे की कहानियाँ, ये उनकी जो भी जितनी भी कहानियाँ, वो संपादक उनके हैं देवी प्रसाद वर्मा। हिंदी केसर और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1901 जो है उस कहानी का प्रकाशन वर्ष, और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो छत्तीसगढ़ मित्र में। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू हुई थी। अभी तक तो पृष्ठ संख्या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया नहीं है, तो ये कुछ मतलब इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पत्रिका होती है, कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ये भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम और मौलिक कहानी माना हुआ है। ये कहानी देखिए, अगर हम तो बहुत ही छोटी सी सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सारे लोगों ने इसको हिंदी की मौलिक कहानी माना हुआ है, प्रथम मौलिक कहानी माना हुआ है। कहानी इतनी लंबी नहीं है। अगर हम एक बार भी पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से, तो हमें याद में रहने जैसी कहानी, और बहुत छोटी सी कहानी है। सप्रे जी के कुछ अनमोल कथन यहाँ पर हम बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। उनका कहना है कि वो मराठी आदमी थे, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर भी उनको इतना ही अभिमान है जितना कि मराठी सब्जेक्ट के ऊपर होता है, या मराठी भाषी होने से होता है। अब भाई होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो, हिंदी हमारी राजभाषा जो है। ठीक है, मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। मतलब कोई भी हिंदी भाषी आदमी को अपने भाषा के ऊपर जितना अभिमान होगा, उतना ही मुझे हिंदी के ऊपर है, जो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है।
जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे बीच में स्वाभिमान भी होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। ये भी माधवराव जी सप्रे यहाँ पर कह रहे हैं। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। अब ये तो हर किसी के मानने अमानने नहीं मानने पे होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम अगर विदेशी भाषा सीखते हैं तो हमारी बुद्धि भी उनके जैसी हो जाती है। ऐसा तो मेरे को तो पर्सनली नहीं लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है अपने देश का होता है तो उसको, हर किसी को अपने देश के ऊपर हमेशा नाज ही होता है और वो उनके जैसे ही मतलब सोचता है, करता है कि हिंदुस्तानी, वो बोलते ना हिंदुस्तानी कहीं भी रहे हिंदुस्तानी होता है। उस तरह से हर किसी को अपने अपने देश के बारे में प्यार ही होता है। अपने अपने देश, अपनी अपनी संस्कृति हर किसी को अच्छी लगती है। तो ये तो हमारे मानने ना मानने के ऊपर है, हमारे रहन सहन, हमारे सोचने के ऊपर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मुख्य बिंदु, समीक्षा और सारांश। हाँ, इसके यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए, मीन्स देख लेते हैं। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत ही छोटी सिंपल सी स्टोरी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण दिया हुआ है। हाँ, ये वर्ग भेद का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कहानी में जो ज़मींदार होता है वो तो अमीर आदमी होता है और जो गरीब एक बुढ़िया दिखाई गई है, वो विधवा बुढ़िया बताई गई है, वो गरीब है, वो गरीबी को दर्शाती है कहानी में। और जो अमीर आदमी होता है वो गरीबों का किस तरह से शोषण करते हैं, उनको कैसे परेशान करने का सोचते हैं, तो ये भी इस कहानी में बताया हुआ है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का यथार्थ चित्रण जमींदार के रूप में किया हुआ है। वही जो मैंने अभी बोला, जमींदार कैसे होता है, स्वार्थी होता है और अहंकारी होता है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। हाँ, ये कहानी का इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे कि जो गरीब बुढ़िया होती है, गरीब बुजुर्ग महिला होती है, उसके द्वारा ज़मींदार का हृदय परिवर्तन होता है। ज़मींदार का थिंकिंग का वो परिवर्तन कर देती है। आगे देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इस भाषा को डेट देशी हिंदी बताया है। डॉक्टर सत्यक्रम के प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। डॉक्टर सत्यक्रम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहानी के पात्र जो है, इस कहानी में सिर्फ दो ही मेन पात्र है। एक है जमींदार और वो अनाथ विधवा बुढ़िया। वो बुढ़िया के एक पोती का भी वर्णन कहानी में आया हुआ है, जो यहाँ पर नहीं दिया है। विधवा की जो छोटी सी पोती होती है जिसके माँ बाप नहीं होते, वो पोती का भी जिक्र यहाँ पर आया हुआ है। और एक पात्र का यहाँ पर जिक्र आया हुआ है जो ज़मींदार का वकील होता है। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, क्लिक क्यों नहीं हुआ। ज़मींदार का वकील जो होता है, तो वकील का भी जिक्र कहानी में आया हुआ है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन पात्र को छोड़कर इस कहानी में और कौन से गौण पात्रों का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, ज़मींदार का कौन होता है, वकील होता है, और विधवा की पोती होती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि गौण पात्रों में से किसका नाम है, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। आगे कहानी पढ़ते हैं। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा गरीब और अनाथों का शोषण करते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, संपन्न वर्ग यानी कि अमीर लोग, धनी लोग, जो हमेशा गरीबों का और अनाथों का शोषण करते हैं। गरीबों का और अनाथों का क्या करते, शोषण करते। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा के झोपड़ी पर कब्जा करता है।
वो किस चीज़ के लिए झोपड़ी पर कब्जा करता है, कैसे उसका शोषण करता है कि अपने महल को बढ़ाता है। उसके पास तो पहले से ही इतना बड़ा महल होता है और विधवा की तो छोटी सी झोपड़ी होती है, लेकिन वो और अपने महल को बढ़ाना चाहता है और उसके लिए क्या करना चाहता है कि उसको विधवा की झोपड़ी को वहाँ से हटाना होता है। पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है, जिस जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। ठीक है, कहानी पढ़ते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। पुतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पुतोहू माने उसकी बहू। अब यही पोती उसकी वृद्धकाल की एकमात्र सहारा थी। जब भी उसे अपनी पहली की स्थिति याद आ जाती, तब वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मृतसी हो गई है। क्या हाल सुना उसने पड़ोसी का, आगे देख लेते हैं। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी। तो क्या हाल सुना तो उसने कि जमींदार को अपना महल आगे बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना है और उसकी झोपड़ी को वहाँ से हटाना है, पर वह झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। भाई कैसे तैयार होगी, कोई भी अपने घर को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया। हाँ, जमींदार वो जो विधवा जब झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, तब जमींदार क्या करता है कि अदालत में जाता है। अदालत के थ्रू वो झोपड़ी के ऊपर कब्जा करना चाहता है या विधवा को वहाँ से हटाना चाहता है, और झोपड़ी पर कब्जा करवा कर विधवा को वहाँ से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वही पड़ोस में रहने लगी। हाँ, अब जमींदार अदालत में जाता है तो विधवा तो गरीब थी बेचारी, उसके पास तो वकील को देने के लिए तक पैसे नहीं होते, और अमीरी के आगे तो सब झुक जाते हैं आजकल तो। इसीलिए विधवा को अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी और वो कहाँ रहने लगी, वही अपने पड़ोस में रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहे था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहा। जमींदार ने उसको देखा तो वहाँ से उसको हटाने के लिए नौकरों को कह दिया, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वही रोटी खाऊंगी। कौन कहती है? बुढ़िया की पोती कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहीं पर ही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। उसको क्या लगता है कि अगर मैं इस झोपड़ी में तो हम वापस नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मिट्टी लेके जाऊँ और उसका चूल्हा बना के उसके ऊपर खाना बना के उसको खिलाऊंगी तो वो खा लेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। और वो ज़मींदार से परमिशन मांगती है, तो ज़मींदार भी उसको आज्ञा दे देता है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसके आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी होना चाहिए था। टोकरी बहुत भारी हो गई थी जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। ज़मींदार की इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है। अब वो ज़मींदार को यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ज़मींदार तो ज़मींदार ही होता है, वो तो धनी आदमी होता है,
उसका वो थोड़े ऐसे अच्छे मन से उसको टोकरी को हाथ लगाने जाएगा, उसको हेल्प करने जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, जाने दो बुढ़िया है तो इसलिए वो उसकी हेल्प करने चला जाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध वो टोकरी को उठाने के लिए उसकी हेल्प करता है, पर टोकरी हाथ भर भी नहीं उठती है। यह देखकर विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो तो नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, नाराज न हो तो एक बात कहूँ, ऐसा होना चाहिए। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और आप इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करवा लीजिएगा। विधवा जमींदार से क्या कहती है कि महाराज नाराज न हो तो एक बात कहूँ, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धनवान से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अनाथ विधवा का यह कथन बहुत ही सहज है, पर तत्कालीन समय के वह जमींदार की कृत्य के खिलाफ विद्रोह ही करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहानी पूरी पढ़ ली है। इस कहानी का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे हम कमेंट में दे देंगे। एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी है, इतना कुछ इसमें खास नहीं। जो ज़मींदार और बुढ़िया का संभाषण है वही थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और कहानी के जो पात्र है पात्रों के बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे मिलते हैं फिर अगली कहानी में, अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड कोई भी जो हिंदी के एग्ज़ाम देने को तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे इस कहानी के पीडीएफ के लिए और आगे आने वाले पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए और भी कुछ वहाँ पर हम पोल क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा।